नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ स्टडी में। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। ये जो प्रसंविदा है ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों से संबंधित जो बिल है उसी का एक भाग है। जैसे हमने यूडीएचआर पिछली क्लास में पढ़ा था कि यूडीएचआर क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिल जो मानव अधिकारों के संबंध में आर्थिक और सामाजिक परिषद को महासभा के द्वारा निर्देश दिया गया था, तो उसके संबंध में ये द्वितीय भाग ही कहेंगे इसको। और उसका फिर एक और भाग है तृतीय, वो भी 1966 की ही प्रसंविदा है जो कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात करती है। तो ये जो प्रसंविदा है ये निकल के आया है किससे? ये निकल के आया है जो सामाजिक और आर्थिक परिषद ने कमीशन के द्वारा अध्ययन करवाया, तो सार्वभौमिक घोषणा पत्र वहाँ से आता है। और इस संविदा के बहुत सारी चीज़ें दो जगहों से उपबंधित हैं। पहली कौन सी? पहली है हमारा जो चार्टर है यूएनओ का वो, और द्वितीय है जो हमारा घोषणा पत्र है मानव अधिकारों के संबंध में। तो दोस्तों इसमें 53 अनुच्छेद हैं और 6 भाग हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 53 अनुच्छेद हैं और उनको 6 भागों में विभाजित करके रखा गया है। कौन से भाग में क्या क्या है आप एक बार अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, या फिर पॉज करके एक बार मतलब लिख लें इसको। इसके प्रथम तो प्रस्तावना है, और प्रस्तावना के बाद जो सामान्य अनुच्छेद हैं वो 1 से 3 तक हैं। फिर उसके बाद आता है संकटकालीन अधिकार जो कि अनुच्छेद 4 में वर्णित है। फिर इसके उपरांत आता है सार्वजनिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 6 से 27 तक में दिए गए हैं। इसके बाद कार्यान्वयन या मशीनरी या व्यवस्था अनुच्छेद 28 से 45 तक में निहित है। इसके बाद अगर निर्वचन या व्यावृत्ति अनुबंध की बात करें तो ये आपको मिलेगा, ये 46 से 47 सिर्फ 2 आर्टिकल हैं उसके निर्वचन की और उसके व्यावृत्ति अनुबंध के बारे में। अब बात कर लें बाकी के अगर आर्टिकल्स की, तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे जो प्रसंविदा है उसके अनुसमर्थन के बारे में। उसके बाद जो सम्मिलन आदि है, अनुसमर्थन है, संशोधन है, इन सब चीज़ों के बारे में इन 3 आर्टिकलों में प्रावधान दिए गए हैं। 5 आर्टिकलों में 47 के बाद के। तो अगर इसकी प्रस्तावना पे एक दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे जो इस प्रसंविदा की आधारशिला है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है कि मानव अधिकारों संबंधी उपबंध से लिए गए हैं, पहला। और दूसरा देखिए यहाँ पे आपको यूडीएचआर के इम्पोर्टेंस को ही बताया गया है। इसमें जो यूडीएचआर है उसको मतलब एक ऐसे समझ लीजिए खान की तरह इस्तेमाल किया गया है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। और जो सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र के, जो घोषित सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों के लिए ये कहा गया है कि जो मानव है और जो उस मानव के परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो अंतर्निहित गरिमा है जीवन में, या फिर मानव तथा उनके जो अधिकार हैं और जो घोषित सिद्धांत हैं उसमें जो उसके नॉन ट्रांसफरेबल मतलब जो अनसंक्रमणीय अधिकार जो विश्व में स्वतंत्रता की बात करते हैं, न्याय और शांति के आधार हैं। तो प्रसंविदा में जो राज्य का जो पक्षकार है वो स्वीकार करते हैं इस बात को। तो इससे ये समझ में आएगा कि इसकी जो प्रस्तावना है ये हमें बताती है कि क्या इम्पोर्टेंस है यूएन के चार्टर का मानव अधिकार में, और आगे जो यूडीएचआर आया है वो इस प्रसंविदा में कितना महत्वपूर्ण रूप से काम में लिया गया है। इस प्रकार मैंने जो दूसरा भाग बताया था ख, अगर उसकी बात करें तो सामान्य जो अनुच्छेद है वो 1, 3 और 5 है। इसमें ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है कि आत्मनिर्धारण का जो सिद्धांत है उस अधिकार की बात करता है, और उस अधिकार के फलस्वरूप जो आदमी की स्वतंत्रता होती है या फिर जो उसकी जो राजनीतिक परिस्थिति होती है उसका वो निर्धारण करने के लिए स्वतंत्रतापूर्वक अपना धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करते हैं। तो इस बात को ये समझना होगा कि जो सामान्य अनुच्छेद है 1 से 3 और 5, तो ये बात करता है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, और जो 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 मतलब स्रोत होते हैं
उन स्रोतों पे जो प्राकृतिक संपदा, द्रव्य या फिर अन्य व्ययन के जो प्राकृतिक लाभ है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कर सकते हैं। मतलब ये कि ह्यूमन राइट एक अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही विषय वस्तु है। इससे ये समझ में आता है कि यहाँ से देखिए फिर और बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई, चाहे वो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, हमारे संविधान में भी ये सारी बातें हैं। लेकिन दस्तावेज जो पहले के हैं उन दस्तावेजों को किस तरीके से सुनिश्चित कर अपने संविधान में शामिल किया जाए, इसमें हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस बात को बहुत गौर से समझा है। तो अब आप इन अधिकारों को समझ करके मूल अधिकारों को भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक राज्य की परिस्थिति भी ये बताता है और दायित्व को भी अधिरोपित करता है राज्य के ऊपर। क्योंकि देखिए जो चार्टर का जो भाग 2 है वो राज्य को पक्षकारों के रूप में ला करके एक संकल्प अधिरोपित कर देता है कि वो अपने राज्य के अंदर किसी प्रकार के जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पे या राजनीतिक मत या फिर राष्ट्रीयता या सामाजिक उत्पत्ति संपत्ति अन्य मतलब किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं होने देंगे। तो इसी वजह से इस संविदा का इस जो ये संविदा है तो इसका बहुत बड़ा योगदान है अंतर्राष्ट्रीय विधि में ह्यूमन राइट्स के संबंध में। देखिए आगे इसके भाग 2 ये भी सुनिश्चित करता है और राज्यों से ये संकल्प करवाता है कि किसी भी प्रकार से जो संविदा के द्वारा स्वीकृत अधिकार हैं या स्वतंत्रताएं हैं, अगर उनका उल्लंघन हुआ है, चाहे वो किसी वहाँ के पदाधिकारी द्वारा ही क्यों ना हुआ हो, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको किसी तरीके से उसके उपाय को करेंगे और उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। फिर देखिए फिर आगे आपको ये भी समझने को ये भी बताया जा रहा है कि जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति होगा जिसके अधिकार किसी दबाव में ऐसे नहीं मिले होंगे, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वो सक्षम न्यायिक मतलब या प्रशासनिक या फिर विधायनी जो प्रक्रिया होती है पदाधिकारियों के द्वारा जो उसकी विधिक प्रणाली स्थापित की गई है राज्य में, वो उसकी जांच किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा कराए। तो ये सारी बातें पर संविदा में कह दी गई हैं। इस तरीके से अगर इसके तीसरे भाग को देखा जाए तो ये बात करेगा आपके संकटकालीन उपबंधों की, कि कुछ ऐसे अधिकार होंगे मतलब जो सिविल एवं राजनीतिक अधिकार जो इमरजेंसी के समय राष्ट्र या देश को जो मतलब जो खतरा जो उत्पन्न होता है उस परिस्थिति में असाधारण कदम उठाने के लिए राज्य को अनुमति प्रदान करेगा या नहीं करेगा। तो इस बात की चर्चा इसके जो मतलब संकटकालीन समय में जो सिविल और राजनीतिक अधिकार हैं उसके बारे में बात की गई है। अब देखिए जो ये अनुच्छेद 4 की बात अभी हो रही है कि जो संकटकालीन ये उपबंध होंगे, इसकी जो औपचारिक रूप से मतलब अगर घोषणा हो जाती है किसी राज्य में तो भी ये पक्षकारों को ये अनुमति प्रदान करेगा कि समस्या से निपटने के लिए अगर किसी प्रकार के ऐसे उपाय जो मतलब किन्हीं परिस्थिति में जो प्रसंविदा है उससे अन्यथा हो जाए, समझ लीजिए मतलब उनका उल्लंघन हो जाए, तो भी उसमें कुछ ऐसी शर्तें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि जो अनुच्छेद इसका 6 कहता है कि जीवन के जो अंतर्विष्ट अधिकार हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, या अनुच्छेद 7 जो किसी मतलब अमानवीय जो कार्य होते हैं उस तरीके के कोई अमानवीय या फिर यंत्रणा या फिर निर्दयी जो प्रवृत्ति के कार्य होते हैं उनको ना किया जाए, ये अनुच्छेद 7 कहता है। इसी प्रकार अगर अनुच्छेद 8 को आप देखेंगे तो उसमें बताई गई है कि जैसे जो दास है या फिर कोई ऐसा अनुसेविता को जो उसकी होगी जो अनुसेविता होगी किसी भी प्रकार की। अब अनुसेविता का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो दासता होंगी या फिर जो दास व्यापार होगी या इस प्रकार का कोई ऐसा कार्य होगा, ऐसी कोई सेवा होगी, उसको नहीं ली जाएगी।
तो अगर इमरजेंसी के भी कोई प्रोविज़न ऐसे आ जाते हैं जो कि राज्य लेता ही है, हमारे संविधान में भी आपातकालीन परिस्थितियों में अधिकारों को सरकार ले सकती है, कुछ अधिकारों को, लेकिन उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय विधि ये कहता है कि सब कुछ के बाद इन चीज़ों को नहीं ली जा सकती जो कि जीवन के अंतर्विष्ट अधिकार हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 18 में वर्णित अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता उन परिस्थितियों में भी जो कि संकटकालीन समय में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं। तो आगे हम अगर विचार करेंगे तो अनुच्छेद 18 ये कहता है कि विचारण और अंतःकरण एवं धर्म की जो जैसे विचारण या फिर अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता होगी उन परिस्थितियों में भी। तो देखिए ये तो सुनिश्चित हो जाता है कि राज्य अगर ऐसी परिस्थिति में जो कि आपातकालीन की हो, संकटकालीन हो, अगर वो किसी प्रकार के अधिकारों को लेगी तो उसको ये सुनिश्चित भी करना चाहिए, और ये क्या है उसका दायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि वो किस डेट से उन अधिकारों को लेगी। तो अब आप ऐसा समझिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संविदा का हमने अभी जो इन उपबंधों की बात की, ये किस प्रकार से मानव अधिकारों के साथ जुड़े हुए हैं और ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम इसको देखते हैं एक बार चौथे भाग में क्या है। तो देखिए चौथे भाग का अगर हम विवेचना करें तो हमको समझ में आएगा कि ये कुछ सार्वजनिक सिविल एवं राजनीतिक अधिकार हैं उनके बारे में बात करता है, और ये कहता है कि जैसे जो जीवन का अधिकार है, जैसे हमने पीछे बात की कि जो कुछ ऐसे अधिकार होंगे उन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, और उन्हीं अधिकारों की विवेचना जो अनुच्छेद 6 से 27 है उसमें की गई है। तो आगे मतलब 6 से 27 के मध्य में ही आ जाते हैं सारे जो मैंने भी पीछे बता दिया आपको। तो मतलब ध्यान देने योग्य ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बिल के लिए राष्ट्रसभा ने महासभा ने अपनी बातें प्रस्तुत की तो उसमें ये कहा था कि एक मानव अधिकारों संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बिल का निर्माण हो। तो उसमें जो 3 चीज़ें थीं जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानव अधिकारों से संबंधित जो बिल तैयार करना था उसमें 3 बातें थीं। तो आपने एक तो पहली आपने ये समझी कि यूडीएचआर थी, द्वितीय जो थी वो बात कर रही थी किसके लिए, ये संविदा के बारे में जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, और तृतीय क्या था उसके कार्यान्वयन के उपाय के लिए। तो जो कार्यान्वयन का जो उपाय है उन उपायों को बताया गया है इसके भाग 5 में, जो कि अनुच्छेद 28 से 45 तक में हमें पढ़ने को मिलता है, जो कि इसका क्या है भाग 4 है। तो इस प्रकार ये कहता है कि देखिए जो संवाद या फिर लेखन होगा या रिपोर्ट देने की एक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, और जो अंतर्राज्यीय संसूचना प्रणाली है जैसे जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें सुलह या समझौता कमीशन जो होती है उसको भी सम्मिलित किया जाएगा, और जो व्यक्तिगत संसूचना प्रणाली है यानी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उस सिस्टम में क्या किए जाएंगे प्रभावकारी रूप से प्रयोग में लिए जाएंगे। तो अब देखिए राजनीतिक और सिविल अधिकारों की जो ये परसंविदा नहीं होते हुए भी इसका उल्लेख सिविल रक्षा के राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा के ऐच्छिक प्रोटोकॉल अनुच्छेद 1 में है। मतलब मेरी बात समझ गए आप? थोड़ा मैंने जल्दी इसलिए बोल दिया कि आपने अनुच्छेद 1 को सही से समझा था कि नहीं, क्योंकि देखिए जो व्यक्तिगत संसूचना प्रणाली है वो जो व्यक्तिगत संसूचना प्रणाली है उसको सिविल रक्षा की जो राजनीतिक अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा के ऐच्छिक जो प्रोटोकॉल अनुच्छेद 1 में है, जैसे मतलब सामान्य है, तो उन ऐच्छिक प्रोटोकॉल में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो अनुच्छेद 2 के अनुसार इसकी विवेचना प्रत्यक्ष रूप से कर दी गई है। अब अगर हम आगे देखें तो 46 और 47 है, तो 46 और 47 क्या है निर्वचन या व्यावृत्ति के अनुबंध को बताती है, तो वो परसंविदा का 5वां भाग है जो कि अनुच्छेद 46 और 47 में है। तो निर्वचन या व्यावृत्ति या फिर जो अनुबंध हैं ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जो अनुच्छेद 46 है उसमें ये बताया गया है कि जो ये परसंविदा है अभी जो हो रही है वो मतलब किसी भी प्रकार से उसके जो बंध का जो निर्वचन नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? द्वितीय संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो विशिष्ट, अच्छा ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए ऐसा सिर्फ इसलिए कहा गया है कि ऐसा ना हो कि जो इसका इंटरप्रिटेशन हो वो
ऐसी अवस्था पे आ जाए कि जो उसके मतलब जो संयुक्त राष्ट्र की जो उसकी विशिष्ट एजेंसियां हैं या जो विशिष्ट उसकी अंगों की जो जिम्मेदारियां हैं जिनको परिभाषित की गई है को किसी अन्य प्रकार से क्षति पहुंचे। मतलब निर्वाचन जो होगा वो उस आधार पे होगा जिस आधार पे अनुच्छेद 46 कहता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 में भी एक अनुबंध है जो संविधा के किसी भी प्रावधान का ऐसे निर्वचन नहीं करने देती है जिससे सभी लोगों या अपनी जो मतलब जो प्राकृतिक संपदा और साधनों का स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग या फिर ऐसे मान लीजिए कि उसका उपयोग करने में अंतर्निहित अधिकार में कमी आए या क्षति पहुँचे। मतलब एक इंटरप्रिटेशन की बात करता है कि इसको प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से नहीं इंटरप्रेट कर सकता है। जो बात बता दी गई है वही रहेगा। अब इसके अंतिम प्रावधानों को देखें जो कि भाग 6 है, उसमें ये बताया गया है 48 से 53 तक 5 अनुच्छेद हैं इसमें। तो ये एक प्रावधान करता है कि जो राज्य हैं, राज्यों के द्वारा जो ये संविधा पर हस्ताक्षर हैं, अगर उनके अनुसमर्थन में या सम्मेलन में संविधा में लागू होने, प्रयुक्त होने या संविधा के संशोधन आदि से किसी प्रकार के कोई संबंधों को उजागर करने में इन 5 अनुच्छेदों का वर्णन किया जाएगा या इसके हिसाब से इंटरप्रेट किया जाएगा। तो अब जो अंतिम प्रावधान मैंने आपको बताया इसके कुछ मतलब ऐसे उदाहरण स्वरूप कुछ चीज़ें हैं जिनको देखते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संविधा को महासभा ने मतलब संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 19 दिसंबर को अंगीकार किया था। 3 जनवरी 76 को ये लागू हो गया। मतलब 19 दिसंबर को इसको अंगीकार किया था, 3 जनवरी 76 को लागू हो गया। 27 अप्रैल 2005 तक जो इस पर संविधा में 154 देशों ने अपना अनुसमर्थन दिया। और अगर मई 2013 की बात करें तो इसमें 168 देश अभी समय के पक्षकार हो चुके थे। इसी प्रकार अगर बात करें इसके ऐच्छिक प्रोटोकॉल की तो 113 देश पक्षकार हो चुके थे। अक्टूबर 2011 तक की अगर बात करें तो 115 देश प्रोटोकॉल के पक्षकार हो चुके थे। तो अभी आपने समझा, मैंने आपको पहले बताया था कि 2 संविधाएँ हमारे सिलेबस में भी हैं। तो पहला तो था हमारा जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, द्वितीय है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविधा। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बस हम मोटे मोटे कुछ चीज़ों को बता देते हैं कि इसमें 31 अनुच्छेद आपको मिलेंगे और ये 5 भागों में मतलब विभाजित करके बताया गया है। अब इसके 5 भाग में क्या क्या हैं, इस चीज़ को साधारण भाषा में अगर हम कहें तो एक पहले तो प्रस्तावना होगी, फिर सामान्य होगा 1 से 5 तक में, फिर कुछ सार्वजनिक अधिकार होंगे जो कि 16 से 25 में बताए गए होंगे, और परिवर्तन के उपाय होंगे वो 26 से 31 तक में है, और जो अंतिम प्रावधान है वो 31 का प्रावधान है। आगे जब इस पर चर्चा करेंगे तो इस पर संविधा को सही से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आगे ऐसी गलती ना हो।